नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे लॉ से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है? तो वो हो गया आपका बीएलएलबी और एलएलबी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर वगैरह वगैरह सब कुछ मिक्स है, बिल्कुल सैम्पल पेपर के टाइप जैसा है। समझ रहे हैं ना? सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। तो लीगल एप्टीट्यूड, लीगल अवेयरनेस, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इन सब का प्रैक्टिस आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा। तो जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट का जो बीएलएलबी का एग्ज़ाम पैटर्न है, उसका मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वैसे हर वीडियो में दिया है, कुछ नए बच्चे होंगे। टाइम 2 आवर्स का हो गया, मैक्सिमम मार्क्स 300 के हो गए। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। लैंग्वेज और लिटरेचर में ऑप्शन नहीं मिलता आप सबको। और एक जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सबके लिए, वो ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ध्यान से सुन लो, ठीक से सुन लो कि आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसलिए पूरे 150 क्वेश्चन में गोला करके आना है, फिर आपको आता है या नहीं आता ये मैटर नहीं करता है, ठीक है? ठीक है ना? 150 क्वेश्चन करके आना है, इसका मतलब कर तभी पाएंगे जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, इन सब में ज़्यादा समय मत लगाइएगा। इसलिए समय बचाना है, नहीं तो 150 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे आप। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, इन सब में क्वेश्चन समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। और इस बार तो उम्मीद है, यही आशा है कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बहुत ही रहने वाले हैं। बहुत ही का मतलब आपका जो प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन होता है, समझ रहे हैं? उसमें लॉ में प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको थिंक करके लिखना होगा। इसमें टिपिकल डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, बस आपके नर्व सेल का टेस्ट होता है यहाँ पे। बिल्कुल पैनिक मत होइए, आराम से, ठीक है? हैप्पी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन सबको आते रहेंगे, बस टाइम मैनेजमेंट करना होगा आपको। इंग्लिश और हिंदी दोनों 25-25 क्वेश्चन करने हैं पहले सेक्शन में, 100 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर 50 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का। देखिए, जिसने लैंग्वेज और लिटरेचर अच्छे से कर लिया और इधर मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन कर लिए, उसका एग्ज़ाम निकालना तय हो जाएगा। मतलब कि कट ऑफ क्लियर कर लेगा आसानी के साथ। लीगल एप्टीट्यूड में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल अवेयरनेस, ये सब चीज़ें आती हैं। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन हो जाएगा। बस 2 पे 3 पे ज़्यादा फोकस करना है। एक है लैंग्वेज लिटरेचर और दूसरा है रीजनिंग मेंटल एबिलिटी। ओके। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर, टीवी देखा है थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। कोरोना के 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रहेंगे, और पीएम के ऊपर 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उस पर क्वेश्चन रहेगा। जो एनआरसी, अभी दिल्ली में दंगे नहीं हुए थे, उस पर क्वेश्चन रहेंगे। एनआरसी का जो धरना प्रदर्शन हुआ था वहाँ पे, दिल्ली में कौन सा बाग है, शाहीन बाग। तो वहाँ के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। यही सब कुल मिला के रहेगा करेंट अफेयर में, इसलिए ज़्यादा परेशान मत होइए। ओके। और चलिए देखते हैं फिलहाल क्वेश्चन करंट अफेयर की। मैं 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा, बस उसी के आसपास हो जाएगा आपका। तो इसके पहले 201, आज 201 से शुरू होगा। इसके पहले 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चन का वीडियो मैंने अपलोड किया है, जाकर सीरीज में देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ बिल डजंट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है। निम्न में से किस स्थिति में एक विधेयक लोकसभा के विघटन पर चूक नहीं करता है? मतलब कि समझ रहे हैं ना इसे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ बिल डजंट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तो 4 ऑप्शन है, आपको चारों को अच्छे से देखना है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। जो सही है मैं उसको बता देता हूँ। इफ द प्रेसिडेंट हैज़ नोटिफाइड, जब आपको पता होगा बिल कैसे पास होता है और लैप्स कैसे होता है, तभी इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और सही कर पाएंगे, क्योंकि तीनों ऑप्शन लगभग लगभग मैच करने वाले हैं। तो इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग ऑफ ए ज्वाइंट सेटिंग बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ये कंडीशन होती है। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड वाला होगा। ठीक है, यदि राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पहले संयुक्त बैठक के आयोजन को अधिसूचित किया है तब। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 202।
द फेमस 19th सेंचुरी फिलोसोफर कार्ल मार्क्स, ये आपके जीएस का क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। कार्ल मार्क्स बिलोंग टू विच कंट्री? और जीएस के क्वेश्चन जो लॉ एलएलबी मींस लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, वो कोई आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इन सब से आता है, लेकिन किस पोर्शन को कवर करता है हिस्ट्री सिविक्स में, ये जानने वाली बात है। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो इसमें एक्ट्स, जो गवर्नमेंटल एक्ट हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, उसके पहले इंडिया का जो एक्ट हुआ है मीन्स इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट हुआ, तो इन सब से क्वेश्चन रिलेट करके आते हैं। और इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जैसे बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर वही क्वेश्चन आएंगे जिसमें लॉ इन्वॉल्व है, उसकी पॉलिसीज इन्वॉल्व हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन फ्रीडम वाले आएंगे, एक्ट वाले आएंगे। सिविक्स में हो गया तो ये सब समझ रहा हो, आ जाएगा, मैंने कई वीडियो में बताया है, टेंशन मत लो यार, हो जाएगा। तो द फेमस 19th सेंचुरी फिलोसोफर कार्ल मार्क्स बिलोंग टू विच कंट्री? तो कार्ल मार्क्स जर्मनी से बिलोंग करता था, ठीक है। प्रसिद्ध 19वीं सदी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो जर्मनी के। इनकी बहुत ही बढ़िया आइडियोलॉजी है, उसका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है किस आइडियोलॉजी को, और इनकी बहुत ही पॉपुलर बुक्स है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। कार्ल मार्क्स की बहुत सारी बुक्स हैं, उन पर क्वेश्चन आ सकता है कि कार्ल मार्क्स की बुक्स का नाम देगा और उसको बताना रहेगा, नहीं दो तीन लॉजिशियन या फिलोसोफर की बुक आ जाएगी, एक तरफ ऑथर आ जाएगा, एक तरफ बुक आ जाएगी, आपको मैच करना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो इस क्वेश्चन को। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन वॉज फर्स्ट इवॉल्व बाई द सुप्रीम कोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? मतलब स्क्रीन शॉट ले लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी वाले देख लें। क्यूरेटिव पिटिशन की अवधारणा, अब क्यूरेटिव पिटिशन को शायद दयाज क्या बोलते हैं, क्या मुझे याद नहीं आ रहा। क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में विकसित की थी? तो वो मामला था रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनर 2002 का केस है ये, ठीक है। इसमें क्यूरेटिव पिटीशन फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व की थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका 203 नंबर का क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नोट में क्या दे रहा है, इन बाचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, द रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल इन द अवार्ड ऑफ डेथ पेनल्टी वाज फर्स्ट लेस डाउन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इंडिकेशन जो दिया रहा है नोट, इन बाचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, याद कर लो, द रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्रिंसिपल इन द अवार्ड ऑफ डेथ पेनल्टी वाज फर्स्ट लेट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 204 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नॉट वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज? अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं क्या। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज में आती हैं कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। इनमें से जो ऑप्शन देख रहे हैं टेली कम्युनिकेशन कोर इंडस्ट्री में नहीं आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, टेली कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग इंडस्ट्रीज 8 और इंडस्ट्रीज में एक नहीं है? तो वो बात हो गई, कोर इंडस्ट्रीज कौन सी नहीं है, तो दूर संचार का नहीं है। 205 देखते हैं प्रश्न संख्या। हु इज द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? ये क्वेश्चन क्या है, जीएस का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर हो सकता है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में, स्पेशली बीए के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। आपके नेबरिंग कंट्रीज के पीएम के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे नेपाल का जो प्राइम मिनिस्टर है इस समय, वो केपी शर्मा ओली है। केपी शर्मा ओली का फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, ठीक है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपी शर्मा ओली है, ठीक है। 206। अब ये नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है ये नहीं पूछने वाला है, ठीक है। 206 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये पूछ सकता है कि आपके श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन है श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और हाँ एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि जो चाइना है, चाइना के अभी जो चल रहा है वो किस, चाइना पे क्या चल रहा है यार, जो सीमा पे बॉर्डर इशू चल रहा है वो किस लोकेशन पे चल रहा है, ये क्वेश्चन हो सकता है। किस लोकेशन पर बॉर्डर इशू चल रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन पोस्ट? तो लीडर ऑफ अपोजिशन
क्या होता है, लोकसभा में अलग होता है, राज्यसभा में अलग होता है। लोकसभा के लिए 10% सीटें होना ज़रूरी है, तभी आप अपोजिशन में लीड कर सकते हैं, मीन्स अपोजिशन तभी खड़ा कर सकते हो जब आपको लोकसभा में 10% सीटें होंगी टोटल। नहीं है, इस समय कोई अपोजिशन नहीं है मोदी जी का लोकसभा में, ठीक है। मोदी जी का मतलब गवर्नमेंट का। स्पीकर मस्ट अपॉइंट लीडर ऑफ अपोजिशन इवन इफ अपोजिशन पार्टी डजंट हैव द 1/10 स्ट्रेंथ ऑफ द कोरम, ठीक है। तो ये वही बात हो गई। करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा है। ये एलिजिबिलिटी है कि आपको अगर लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए तो आप 10% सीट लोकसभा में गेन करो, स्कोर करो, तभी लीडर ऑफ अपोजिशन खड़ा कर सकते हो। इसीलिए तो कोई खिंचाई पिचाई नहीं कर रहा है मोदी जी की, कर ही नहीं सकता लोकसभा में, सारे बिल पास हो जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, विपक्ष के नेता पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, हिंदी मीडियम वाले देख लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक्ट है जिसके तहत ये रूल लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 207 देखते हैं। हु इज द करंट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो वाइस चेयरमैन है अभी का, वर्तमान का, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म बहुत ही आ सकता है क्योंकि एसएससी में भी आया हुआ है नीति आयोग का फुल फॉर्म, तो यहाँ भी आ सकता है। तो राजीव कुमार जी करेक्ट ऑप्शन है, वाइस चेयरमैन है करंट के, ठीक है। और चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का, आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए। नीति आयोग अच्छे से पढ़ लो यार। पीएम मोदी, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, वही जो होता है चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है अमिताभ कांत हैं, ओके। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो नीति आयोग का है वो अमिताभ कांत है। और जो चेयरपर्सन है नीति आयोग का वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और राजीव कुमार जो है वाइस चेयरमैन है नीति आयोग का। ये नीति आयोग खत्म, समझ लो, बस ये जान लो इसका पहला मीन्स इस्टेब्लिशमेंट कब आया था नीति आयोग, ये जान लो। कमेंट सेक्शन में बताओ यार, जान लो क्या, कमेंट सेक्शन में बताओ नीति आयोग कब आया था पहली बार, ठीक है। वर्तमान का तो मैंने बता दिया सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 208। Transfer of judges from one high court to another high court is made by, this is also important question, very important question। 2008 सॉरी 208 क्वेश्चन देखते हैं। न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका तीसरा है, द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सीजीआई होता है, जैसे इस समय शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, तो इनसे कंसल्ट करके आपके जो प्रेजेंट प्राइम प्रेसिडेंट हैं, मैं बोल रहा हूँ यार, तो कोविंद साहब हैं, कोविंद साहब, ठीक है। तो उनसे वो करते हैं, सीजीआई से आपके पूछ के, शरद अरविंद बोबड़े से अगर अभी करना होगा तो अपने माननीय प्रेसिडेंट जो हैं महामहिम, वो कोविंद जी चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े से पूछकर वो ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, किसी ना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 209। अब यार मैं भूल रहा हूँ अपने महामहिम का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। तो यह है उर्जित पटेल, उर्जित पटेल। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित पटेल। बहुत लोग कहते हैं रिश्तेदार है नरेंद्र मोदी का। तो सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हैं उर्जित पटेल जी, ठीक है। 210 देखते हैं। Which of the following statement is not correct regarding the national party status। अब नेशनल पार्टी स्टेटस किसको मिलेगा, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, उसके तहत आपको पता होना चाहिए कि स्टेट पार्टी का स्टेटस किसको मिलता है, नेशनल पार्टी का स्टेटस किसको मिलता है, लोकल पार्टी का स्टेटस किसको मिलता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, देर आर 6 पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री डेट हैव द नेशनल पार्टी स्टेटस। जैसे कि आपकी एनडीए की जो मेन पार्टी है डेट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो एनडीए की जो मेन पार्टी है वो है बीजेपी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये आपकी नेशनल पार्टी है। यूपीए, यूपीए का फुल फॉर्म बताइए आप लोग। तो मैंने सुबह भी पूछा था, तो यूपीए हो गया,
और एनडीए होगा। यूपीए की जो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका एस्टेब्लिशमेंट वगैरह जान लेना। तो रिवाइज करते रहो जितना हो सके पॉसिबल हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहीं से आएंगे। तो यूपीए की जैसे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, तो ये नेशनल पार्टी है। तो बहुत सारी पार्टीज आपको मिलेंगी। तो 6 पार्टीज हैं नेशनल पार्टी इस समय इलेक्शन कमीशन के उसमें मेनू में, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 211 में क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अगर आप अच्छे से कोई स्टूडेंट है, अगर लिख सकता है कमेंट सेक्शन में 6 पार्टीज नेशनल पार्टीज कौन है, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आप लोग देखेंगे तो याद हो जाएगा। कमेंट सेक्शन बहुत ही बच्चे देखते हैं। कमेंट सेक्शन वीडियो का कोई ना देखे वीडियो आके, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। सब देखते हैं इंडिया में। 211, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अमेंडमेंट जो है, देखो 103 CA 10% रिजर्वेशन टू EWS। 102 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ NCVC। 101 में क्या है, इंट्रोड्यूस द GST। 100 में क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NGAC। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, चौथा वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 103 नंबर का, मतलब 103rd वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें EWS को रिजर्वेशन मिला है। हाँ, अगर आप लोगों ने भी अगर अपने फॉर्म अप्लाई करते समय EWS लगाया होगा, स्पेशली फॉर जनरल कैंडिडेट, जनरल स्टूडेंट जो हैं जनरल कैटेगरी के, अगर उन्होंने EWS लगाया है तो उनको 10% का फ़ायदा होने वाला है। 10% का मतलब LLB की बात कर रहा हूँ मैं, BA LLB की। उनकी कट ऑफ जो जाती है ना यार, वो किसके, ओबीसी के बराबर जाती है। कभी कभी पिछले साल ही ऐसा हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कि उनकी कट ऑफ जो थी ओबीसी से 2 नंबर कम थी। मतलब ओबीसी की 180 थी तो उनकी 178 थी। समझ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं लगाया तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने स्टार्टिंग में अभी बहुत पहले जब स्टार्ट किया था मैंने, तो इसी सेशन में तो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी जनरल कैंडिडेट के लिए, आप जाकर वीडियो देख लीजिए। तब भी नहीं लगाया आपने तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 212, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड लेज डाउन द पनिशमेंट फॉर सेडिशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड लेज डाउन द पनिशमेंट फॉर सेडिशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें सेक्शन 121A है। सेक्शन 121A, सॉरी 124A है। 124A है, धारा 124A। 213 देखते हैं। 213 में क्या बताया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट स्टार्टेड द प्रोजेक्ट कॉल्ड जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स प्रोजेक्ट। तो यह है आपका दिल्ली का हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, जब जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट लागू हुआ तब वहाँ का जज कौन था, दिल्ली हाई कोर्ट का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीरो पेंडेंसी कोर्ट है क्या, देख लेते हैं। जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय दिल्ली कोर्ट इन सर्टन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन दिल्ली। द ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, जीरो पेंडेंसी कोर्ट का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आ सकता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट वर टू स्टडी द एक्चुअल रियल टाइम फ्लो ऑफ केसेस फ्रॉम डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन टिल फाइनल डिस्पोजल। ये हो गया जीरो पेंडेंसी कोर्ट्स का प्रोजेक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 214 हम देखेंगे, द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम, सॉरी, द रिकमेंडेशंस ऑफ संथानम कमेटी वर रिलेटेड टू। दिस इज ऑल्सो, यार सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैं कराता ही इंपॉर्टेंट तो होंगे ही। तो इसमें प्रिवेंशन सॉरी, तारीफ नहीं करनी चाहिए ना। The recommendations of संथानम कमेटी were related to प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा वाला है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ये रिकमेंडेशंस थे किसकी, जो संथानम कमेटी बनाई गई थी। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि संथानम कमेटी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन को रिकमेंड करती है वो किस ईयर में आई थी और डेट कब है, उस डेट को पूछ सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैं ही बता देता हूँ, लिखा तो है यार।
द संथानम कमेटी इज क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये देखो, यहाँ पर आपको एक नया क्वेश्चन मिल रहा है कि जो ये कमेटी बनाई गई थी, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, क्रेडिट किसको जाता है, तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को जाता है। कब? 1964 में, 1964 में, विच वॉज कन्फर्ड स्टेचुटरी स्टेटस इन 2003। क्या गजब की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 215 देखते हैं। इन विच ईयर ईवीएम्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट, आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर ईवीएम्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लोकसभा इलेक्शन। कब हुआ था? 2004। तब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था? बताइए, इन कमेंट सेक्शन आपको बताना है। 2004 में जब ईवीएम पहली बार यूज किया गया था, तो कौन से प्रधानमंत्री की सरकार थी? ईवीएम्स वर फर्स्ट यूज्ड इन 1982 केरला असेंबली इलेक्शन के लिए हुआ था, बाई इलेक्शन के लिए। ठीक है, ये एज अ वो क्या क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, सॉरी, पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूज किया गया था केरला असेंबली बाई इलेक्शन में। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रेस डाउन द इलेक्शन सिंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। पीपल एक्ट, अब यहाँ आपको डेट मिल रही है, पीपल एक्ट 1951 डिडंट अलाउ यूज ऑफ ईवीएम्स। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं। आरपी एक्ट, आरपी एक्ट 1951 वॉज एमेंडेड इन 1988 टू अलाउ यूजेस ऑफ ईवीएम्स। तो इसके लिए आप उसमें अमेंडमेंट किया गया एक्ट 1951 के एक्ट में, तब जाके ईवीएम को अलाउ हुआ। ये सब चीज़ें ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डीप इतना भी नहीं जाना है आपको। गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है, ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 217। ठीक है, तो यार वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है, ये अपलोड होने में बहुत समय लग जाएगा, तो मैं इसको इंस्टाग्राम पर या तो अपलोड कर दूंगा या फिर नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो मैं सीरीज़ करवा रहा हूँ, आपको ढूंढ ढूंढ कर लेने हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे ले लेना, मैं दे दूंगा, ठीक है, या फिर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, या फिर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जल्दी, क्योंकि यार इसका कोई वो नहीं है ना, पीडीएफ मेरे पास है, लिंक कैसे प्रोवाइड करूँ ये मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। या फिर टेलीग्राम ग्रुप बनाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 300 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, एक से लेकर 300 क्वेश्चन है मेरे पास, 300, 350, 400, तो उस 400 क्वेश्चन को पूरा कर लेना है, तब जाके आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे, बीए एलएलबी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। 300 क्वेश्चन जब 400 मेरे कर लेंगे, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी, 1-2 दिन में, या तो इंस्टाग्राम वो बना के, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार उसको, टेलीग्राम ग्रुप बना के मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर कुछ करके, जिससे आप लोग ये पीडीएफ लेकर आराम से कर सकें। ठीक है, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, इंस्टाग्राम के प्रैक्टिस सेट ज़रूर कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने कराया था उसको कर लेना, लॉ टेस्ट जो बीएचयू के लिए कराया था उसको कर लेना, तो सैम्पल पेपर भी मैं कराने वाला हूँ जल्द ही, 26 के पहले हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अच्छे से, अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि 4-5 दिनों तक आपको अच्छे से मेहनत करनी है, खाते पीते मस्त रहिए ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।